हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीईओ साहब है जो याकूब शेखा साहब है, एक साजिश के तहत मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। इसमें आजकल मुंबई में बात चल रही है कि हज हाउस के नए सीईओ जो हैं उन्होंने यूपीएससी के जो यहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलती थी वहाँ 200 से 100 कम कर दिए और जो मैथ्स के हैं उसके रेट बढ़ा दिए। मकसूद अहमद खान साहब उन्होंने 100 के बदली 200 लोग को किया। तो ये नए सीईओ साहब ने जो है 200 से 100 कोटा क्यों किया? दो उस किस्म के लोग होते हैं, एक तो आप जिन्होंने आपको यहाँ पर अपॉइंट किया है, दूसरे वो लोग हैं जिनके लिए हज हाउस बनाया गया है। मेरा काम तो सर आप तो पब्लिक को नाराज़ कर दिए। 200 से 100 बच्चे, एक सीईओ आपसे पहले रहते हैं वो एक अपनी लिमिट तोड़ के 100 के बदले 200 बच्चे करते हैं ताकि ज़्यादा 200। याकूब शेखा साहब यहाँ पर अपॉइंट होते हैं और आप आते साथ जो एक अच्छा काम है उसको आपने बैक ले लिया। आप पुराने सीईओ के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो। आपने फीस बढ़ा दी सर, 3 गुना कर दी, 1,500 का 4,500 कर दिया। दोस्तों मुंबई हज हाउस में है, यहाँ पर नए सीईओ साहब आए याकूब शेखा साहब जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज से आते हैं, IRAS है, और अभी इन्होंने नया जो है पोस्ट संभाला है मुंबई हज हाउस का। और आते ही साथ यहाँ पर एक जो है धमाकेदार जो है इन्होंने काम कर दिया। जैसे कि लोग आजकल मुंबई में बात चल रही है कि हज हाउस के नए सीईओ जो हैं उन्होंने यूपीएससी के जो यहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलती थी वहाँ 200 से 100 कम कर दिए और जो मैथ्स के हैं उसके रेट बढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है मुंबई में और जगह पर, जैसे नासिक से यहाँ पर सकाल मुस्लिम यूथ महाराष्ट्र से सब लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सर से मीटिंग की उन्होंने आज कि क्या ये जो बात चल रही है। दोस्तों आपको पता है हज हाउस जो है ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ये जो डायरेक्ट जो है सेंट्रल के हाथ में है और जिनके मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं और बीजेपी के हाथ में। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को ध्यान आता है कि अगर कोई नया सीईओ आता है तो क्या वो किस साजिश के थ्रू ये 200 का 100 कर रहे हैं और मैथ्स का दाम बढ़ा रहे हैं। क्या ये एक साजिश का शिकार हो रहे हैं, इनके थ्रू एग्जीक्यूशन किया जा रहा है? क्यों नए हमारे कुछ गली न्यूज़ के सवाल हैं याकूब शेखा साहब से कि जैसे कि जो पुराने थे मकसूद अहमद खान साहब उन्होंने 100 के बदली 200 लोग को किया, एक 100 का कोटा होता है। तो ये नए सीईओ साहब ने जो है 200 से 100 कोटा क्यों किया? सर हमारे गली न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप फर्स्ट टाइम आपसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं। हम माफ़ी चाहते हैं कि एक सेंसिटिव मुद्दे पे हमको आपसे इंटरव्यू लेना पड़ रहा है जी। सर एक बस चल रही है कि नए सीईओ साहब है जो याकूब शेखा साहब है, एक साजिश के तहत मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहना आपका? थैंक यू फॉर टॉकिंग विद मी। तो पहली चीज़ तो जो साजिश का सवाल आप कर रहे हैं वो गलत है। इसका क्या बेस है और वो किस दृष्टिकोण से ऐसी बातें कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता। जो आपका सवाल था वो ये था कि 200 को 100 कैसे किया गया। मूल रूप से जो मैंने समझा वो यही है। तो मैं आपको बताऊं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसे देख रहे हैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमने जब ये कोचिंग शुरू की थी या इस इंस्टीट्यूट ने शुरू किया था वो 35 की संख्या से शुरू हुआ था। लगभग 35 बच्चे अपने यहाँ थे। और दूसरा ये है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं या कमिटमेंट हैं उसके तहत ये इनिशिएट किया गया। 35 बच्चे आए और बाद में वो संख्या बढ़ा के 50 की गई। और फिर वफ़ काउंसिल जो हिंदुस्तान का है उन्होंने इस बात की इजाज़त दी या इस बात का इजहार किया कि आप 50 और बच्चों को दें क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनका जो ख़र्चा है वो हम उठाएंगे। तो 50 बच्चे स्पॉन्सर्ड हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू और 50 बच्चे वफ़ काउंसिल के थ्रू आए। और हमारा जो अप्रूवल हुआ, जो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, वो ये संख्या 100 ही है। 200 ये कैसे पहुंच गई और किस तरह का से पहुंच गया ये इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो गलत था क्योंकि ना इसमें प्रोसेस को फॉलो किया गया, जो नॉर्म्स हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से ही काम करेंगे और दूसरे जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि किस नियम के तहत ये किया गया वो एक सवाल का विषय है।
दूसरे जिन बच्चों को लिया गया, क्या वो उस प्रोसेस से आते हैं जो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। जैसे हमारे यहाँ जब हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो हिंदुस्तान के 8 बड़े शहरों में उनका एंट्रेंस होता है, ये प्री काइंड ऑफ एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे इसमें पास करते हैं उनको हम हज हाउस बुलाते हैं और यहाँ पे उनको एक वाइबा होता है, वाइबा या पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं और एसी राइटिंग का टेस्ट होता है। इनमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनकी एक लिस्ट निकलती है 100 बच्चों की और हम उन्हें एंटरटेन करते हैं। ये जो 200 की संख्या हुई वो कैसे हुई वो आप उसे देखें, मतलब जैसा भी रहा हो। तो संख्या कम की गई है ऐसा नहीं है, बस ये किया गया है कि जो लोग भी गलत तरीके से यहाँ पे आए थे या गलत प्रोसेस से आए थे उन्हें हटाया गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नियम है, जो अप्रूव्ड पॉलिसी है, उसके तहत हम बच्चों को साल भर के लिए हज हाउस में लेते हैं और साल भर तक उन्हें पूरी पढ़ाई फराहम कराई जाती है। उसमें प्री से लेके मेंस तक और सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हम उन्हें ऑप्शनल की तैयारी भी कराते हैं, सीसेट की भी, सब्जेक्ट की, सारा कुछ रहता है। और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा आगे जाएगा और नया लॉट हमारा आएगा। हाँ, एक चीज़ और की जाती है कि जो भी बच्चे मेंस देते हैं या इंटर में अपीयर होते हैं उन्हें हम दोबारा यहाँ उस वक्त के दौरान, जब वो 3 महीने का मेंस का टाइम होता है या इंटरव्यू का टाइम होता है, तो हम उन्हें रहने की इजाज़त देते हैं और वो रहते हैं और उनको सारी वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं किया गया है कि 200 जो की संख्या को कम किया गया है, बल्कि 200 जो गलत था उसको सही लाया गया है, 100 किया। सर मैं समझता हूँ आपके जवाबों में सवाल पैदा हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 100 से 200 कैसे हो गए, और आप उनसे देख लेना। जैसे इसके पहले जो थे, मैं समझता हूँ डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब ने ये काम किया, तो क्या आपकी नज़र से ये अच्छा काम था या बुरा काम था? देखिए, अच्छा एज अ CEO, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट कोचिंग क्लास नहीं जहाँ लाखों रुपये फ़ीस ली जा रही थी। तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि 100 से 200 कैसे हुए हैं, किन किन बच्चों को ले गए, तो कहीं ना कहीं एक उन पे एक डाउट जाएगा कि भाई कहीं ये उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं था। मगर जब हम फीस पे देखते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो गवर्नमेंट का अच्छा काम है, ये तो अच्छा काम है। तो अगर एज अ CEO उन्होंने बैठ के 100 के बदले 200 स्टूडेंट्स को, 200 मुस्लिम स्टूडेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो क्या गलत की? देखें, चीज़ों को गलत या सही मायने या चेक करने का जो बेस है वो होता है कि रूल क्या है। आप एज ए ऑफिसर जब कहीं पोस्टेड होते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो कुछ भी करेंगे एज पर नॉर्म्स। कौन उम्मीद करता है आपसे? गवर्नमेंट, आपको जिसने बिठाया है। देश करता है, गवर्नमेंट करती है। देश, अगर आप पब्लिक की बात करें, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो आप जिन्होंने आपको यहाँ पर अपॉइंट किया है, दूसरे वो लोग हैं जिनके लिए हज हाउस बनाया गया है, जिनके लिए कोचिंग क्लास बनाई गई है कि माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाया जाए, UPSC के एग्ज़ाम्स दिया जाए। तो आप किसको खुश करना चाहोगे? आपके बॉस को खुश करना चाहोगे कि आवाम के लिए, जिनके लिए आप CEO बन के बैठे उनके लिए खुश करना चाहोगे? मेरा काम किसी को खुश करना नहीं है, मेरा काम तो सर आप तो पब्लिक को नाराज़ कर दिए। 200 से 100 बच्चे, एक CEO आपसे पहले रहते हैं, वो एक अपनी लिमिट तोड़ के 100 के बदले 200 बच्चे करते हैं ताकि ज़्यादा 200 मुस्लिम, जो मुझे समझ रहा हूँ, हमारी कभी उनसे मुलाकात इतनी नहीं है और हमारे कोई उनके वो भी नहीं है, सिर्फ काम बोलता है। आप भी यहाँ पर, आप भी अपने काल में अगर आप काम करोगे तो बोलेगा। तो हम ये समझते हैं कि एक CEO आते हैं, वो 100 बच्चे का रूल्स देखते हैं, गवर्नमेंट रूल देखते हैं, फॉलो करते हैं, 100 की 200 कैपेसिटी कर देते हैं। दूसरे CEO आप आते हैं, आप जो है रेलवे से हो, आप याकूब शेखा साहब यहाँ पर अपॉइंट होते हैं और आप आते साथ जो एक अच्छा काम है उसको आपने बैक ले लिया, उसको आपने रीज़न बता दिया कानून का कि ये कानून है, मुझे कानून फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या एक जो CEO ऑफ हज कमेटी जो होते हैं, क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को, और यहाँ पर ज़्यादातर अपॉइंटमेंट मुस्लिम की ही होती है, तो क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि इसको कंटिन्यू रखो और आगे जाके इन्होंने 200 किए, मैं 300 करूँ? मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ। हमारा मकसद होता है कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे लाया जाए और वो तब होगा जब आप स्पेस को खाली करेंगे। आप ऐसे समझिए कि अगर आपने एक स्पेस खाली करने का मतलब क्या होता है? जो सर स्पेस पब्लिक को समझाने का, स्पेस खाली करने का मतलब क्या होगा? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपकी एक नंबर ऑफ़ सीट फिक्स्ड है कि आपके 100 बच्चे यहाँ आने हैं, तो वो जो 100 बच्चे आते हैं वो हर साल आते हैं। मान लीजिए आपने इन बच्चों को कंटिन्यू किया, तो जो 100 बच्चे नए आने वाले होते हैं उनकी सीट्स तो आप वैकेंट नहीं करेंगे। अगर वैकेंट नहीं करेंगे तो जो हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान के हर
जगह से जो टैलेंटेड बच्चा या बच्ची है जो इस एग्ज़ाम में अपियर होना चाहता है, जिसको हम ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो आएँ। लेकिन अगर आपने ये रोटेशन बंद कर दिया और वो बच्चे बाहर नहीं निकले तो फिर तो नए बच्चों को चांस नहीं देंगे, आप उनका हक मार जाएंगे। दूसरा ये है जो हम चाहते हैं या हम आपको बताना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हम ये जिन बच्चों को यहाँ लाना चाहते हैं उसमें ये इंश्योर्ड होना चाहिए कि बच्चा उस प्रोसेस के तहत आया हो जो अप्रूव्ड है। मींस अब वो एंट्रेंस देता हो, उसका वाइवा टेस्ट हुआ हो, उसने एसे राइटिंग को क्वालिफाई किया और वो अपनी योग्यता पे आ रहा हो, रिकमेंडेशन के बेस पे नहीं। अगर कुछ बच्चे ऐसे आ गए जो बिना एंट्रेंस के प्रोसेस को फॉलो किए हुए आ गए या क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करके आ गया किसी की रिकमेंडेशन, ऐसा कितना देखा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इलीगल आए हुए हैं? ऐसा कुछ आपके हाथ में डेटा आया? जो 100 के ऊपर की जो तादाद आपने बताई है कि 200 के आसपास थे, उनमें से ज़्यादातर जो है नॉन प्रोसेस्ड वे में आए, मतलब उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया या उनके साथ प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों का हक मार जाने जैसी बात है जो इस इंतज़ार में है कि उनको उनकी काबिलियत के बेस पे इस हज हाउस में या भारत सरकार के इस इनिशिएटिव से लाभ मिलने वाला है। आपका कहने का मतलब है अगर आप 100 को पढ़ाएंगे तो उसमें से यूपीएससी के कैंडिडेट निकलेंगे, अगर 200 तादाद हो जाएगी तो नहीं निकलेंगे? क्यों, बिल्कुल निकलेंगे। लेकिन 200 की तादाद आप क्या चाहते हैं? आप तो यही चाहते हैं कि जो बच्चा काबिल हो, जो बच्चे या बच्चियां काबिल हैं और जो यहाँ आना चाहते हैं, जिनमें ये योग्यता है, ऑब्वियस सी बात है वो रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, आपने स्क्रूटनी फिल्ट्रेशन नहीं किया और किसी को भी एडमिशन दे दिया सिर्फ संख्या बढ़ाने से, ये तो आप पुराने सीईओ के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो या आप हज हाउस के कामों के उंगली उठा रहे हो? ये सवाल आपको करना चाहिए था कि ये जो बच्चे आए, आप पहली चीज़ तो ये बताइए कि वो किस नियम के तहत आए। ठीक है। दूसरा, आपने कहीं पे रूल्स को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया है, ये सवाल आपका होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको हिंट किया है। चलिए, अब आप उसको जैसा भी हम वही सवाल आपसे करें कि क्या आपने पहली चीज़ तो ये है कि ये जो 200 की संख्या है वो गलत फिगर बताया गया और इसको स्प्रेड ओवर किया गया कि 200 है। कितने थे? ये कभी 200 नहीं था, ये हमेशा 100 था और 100 आज भी है। तो अभी आपने कहा कि बढ़ गए, फिल्टर किए, वो अगर 100 और 100 आज भी है तो फिल्टर कैसे बढ़ाए? वो कैसे बढ़े? ये आप थोड़ा सा घुमा रहे हैं सर। आप मेरी बात समझ नहीं, आप समझा रहे हो मगर आप अपनी तरीके से समझा रहे हैं, हमको हमारी तरफ से समझना है। आप ये कह रहे हैं जो ये 200 बच्चे हैं इसमें से हमने फ़िल्टर कर दिया, जिन्होंने फॉर्म अच्छा भरा, जिन्होंने आईडी कार्ड अच्छा बना, जिन्होंने जो भी आपका ड्यू प्रोसेस है उनको हमने ले लिया, बाकी जो है वो हमने कभी नहीं लिया। हमने इस बार के जो 100 बच्चे आपके आए हैं वो एंट्रेंस के थ्रू आए हैं, सारे के सारे बच्चे। एंट्रेंस के बगैर तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, दैट इज लॉ। नाउ यू गॉट द पॉइंट। एंट्रेंस के बगैर कोई नहीं कर सकता। नाउ यू गॉट द पॉइंट। अब मैं वही कह रहा हूँ कि हमने जिन बच्चों को लिया वो सारे एंट्रेंस से आए हैं। तो इसके पहले जो बच्चे हैं जिन्होंने इसके पहले अब वो 100 से 200 कैसे हुए? क्या वो 100 से 200 एंट्रेंस दे के आए थे? क्योंकि एलिजिबिलिटी तो बनती नहीं है सर। वो जो बच्चे एक्स्ट्रा आए 100 के ऊपर, उनमें से किसी का एंट्रेंस नहीं था, किसी ने एंट्रेंस नहीं दिया। वो सिर्फ रिकमेंडेशन पे आए थे या किसी के डिस्क्रिप्शन पे आए थे। कोई एंट्रेंस दिया नहीं उन्होंने? नहीं। ठीक है, ये तो डेटा ही बताएगा सर। हाँ, ठीक है जी। अभी दूसरा था कि आपने फीस, चलो ये आपने जजमेंट दे दिया, आपने फीस बढ़ा दी सर, 3 गुना कर दी, 1,500 का 4,500 कर दिया। नहीं, ये गलत है, आपको रॉन्ग फिगर है। हमारे यहाँ हम अभी मैंने ये सकाल मुस्लिम यूथ इन्होंने बताया भाई ने। तो क्या जो आप फीस कह रहे हैं, नहीं, उसको जो आप फीस कह रहे हैं, हमारे यहाँ फीस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जो रेजिडेंशियल कोचिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बच्चों से खाने का चार्ज होता है और उस चार्ज में ये रहता है कि 1,500 रुपये पर हेड किसी बच्चे को एक सब्सिडी दी जाती है। तो जो अप्रूव्ड है वो अभी भी कंटिन्यू है। कुछ बड़ा नहीं है? कुछ नहीं, बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं बड़ा है। और ये कई बार ऐसा होता है कि देखें, हम खाना जो प्रोवाइड होता है वो एक एजेंसी के थ्रू आता है। हम एक टेंडर करते हैं, टेंडर में एजेंसी आती है, वो अपना एक रेट कोट करती हैं। तो जो भी उनका रेट आता है उसमें से 1,500 रुपया हज हाउस की ओर से हर बच्चे को सब्सिडी मिलती है। तो यही है और उसमें कोई बदलाव नहीं। सर, रिपीटर्स की बात करें, रिपीटर्स को भी आप कह रहे हैं कि एक अटेम्प्ट में पास करता हूँ, और जहाँ तक हमारी सोच है कि यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, सीए, वो एक अटेम्प्ट में बहुत 0.001% बच्चे पास होते हैं, और बाकी जो पास होते हैं वो होते हैं जो सेकेंड अटेम्प्ट में पास होते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में जो पास होते हैं। तो अभी आपके हिसाब से जो आपने रिपीटर्स को जो स्टॉप किया, ऐसा बात आई है हमारे सामने, तो
क्या इतने इंटेलेक्चुअल बच्चे हो पाते हैं जो एक ही में पास करें, या आगे आपकी क्या सोच है इसके बारे में? देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होता है और पहली बार में कोई पास कर जाता है, इसमें बहुत कम ही लोग पहली बार में पास होते हैं। सर इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ा आप भी IRS आप कितने अटम्प पे पास हुए थे? आप मेरी बात पूरी होने सर, दीजिए, मैं उसी पे बता आ रहा दीजिए हूँ, ना ठीक जरा है? मुझे भी। आप अभी रुकिए, मैं 4th में आया था। 4th अटम्प्ट में हाँ, आए थे। तो उसमें ये रहता है कि जब बच्चा यहाँ आता है तो हमारा जो हज कमेटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मोटिव है, हमारा मोटिव है कि मैक्सिमम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जो उनको दूर दराज के इलाकों में, या जो बच्चे काबिल हैं लेकिन गरीबी या किन्हीं वजहों से वो नहीं मिल पाता, हम उनको प्रोवाइड करें मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब जहाँ, और वो हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चा आए। और जो आपका सवाल था वो ये है कि आपने एक साजिश के तहत नहीं, आपका ये था कि रिपीटेटर्स को क्यों नहीं रखते हैं आप? रिपीटर्स की बात करें। रिपीटेटर्स को रखने की बात नहीं है, हम ये होता है कि साल भर तो बच्चा हमारे साथ रहता है, मान लीजिए उसका नहीं हुआ, वो मेंस नहीं दे पा रहा है या कुछ भी है, लेकिन जो भी बच्चा हमारे साथ कभी भी जुड़ा हुआ होता है, जब भी वो मेंस देगा, इन फ्यूचर मेंस देगा, या जब उसके की वो तैयारी करता है, उसके लिए उसको तमाम जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाती हैं। यही बच्चा अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता है तो हम उसे तब भी इंटरटेन करते हैं और रखते हैं। हाँ, सिर्फ ये शर्त होती है कि हम उसे कंटिन्यू नहीं करते। मीन्स जैसे कि अगर आपने 1 साल यहाँ रेजिडेंशियल कोचिंग ले लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब यूपीएससी 6 अटैम्प्ट देती है तो हम 6 अटैम्प्ट यहाँ रह के ही करेंगे। देखें, कब किसका होगा ये कोई नहीं जानता, कि कुछ बच्चे 1 अटैम्प्ट में हो जाते हैं, कुछ 4थे अटैम्प्ट में होते हैं, कुछ 6ठे अटैम्प्ट में भी हो सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमारा ये मकसद होता है कि जब भी हमारे यहाँ से रहा हुआ बच्चा जब कभी मेंस देगा या इंटरव्यू देगा, हम उसे ज़रूर इंटरटेन करेंगे, ओनली कंडीशन कि उसके बाद जैसे 3 महीने का मान लीजिए आपका रिजल्ट आया और उस दौरान आप मेंस की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, यानी आपको कहने का मतलब है 1 साल आप फुल ट्रेनिंग देते हैं, और अगर अल्लाह ना करे वो फेल हो जाता है तो दूसरी बार भी आप उसको मदद करने को तैयार हो? जब भी वो मेंस देगा, जब भी इंटरव्यू देगा, हम हर बार मदद करेंगे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जी। हाँ, बिल्कुल नहीं है। सर एक बात बताइए, अभी ये तो आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया इसकी बात की, आप अपनी तरफ से जस्टिफाई कर रहे हैं, कौम अलग चीज़ सोच रही है कि कौम के दिमाग में एक चीज़ है कि भाई एक CEO जो था वो 100 का 200 करता है खुद तय पे, मगर आपने कहा कि एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो अगर एलिजिबिलिटी नहीं थी तो फिर ये आगे रिटर्न टेस्ट में एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो रिटर्न टेस्ट में कैसे जाएगा, रिटर्न टेस्ट में एंट्रेंस नहीं दिया तो वाइवा में कैसे जाएंगे, स्टेप आगे कैसे बढ़ेगा? ये 100 का जस्टिफिकेशन से समझ में नहीं आ रहा है। अगर जैसे आपने कहा कि 100 जो भी XYZ जो इलीगल आपने कहा बिना एग्ज़ाम दिए हुए आए थे, तो वो आगे कैसे पढ़ेंगे सर? अगर मेरे को मैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मुझे लॉ में एडमिशन चाहिए था, तो मैंने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट बताया तो लॉ में मेरा एडमिशन हुआ। अगर मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं बताता या एंट्रेंस टेस्ट नहीं की सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देता तो वहाँ पर एडमिशन ही नहीं होता। आप सवाल जो कर रहे हैं उससे मुझे समझ में नहीं आया कि आप सवाल क्या करना चाहते हैं। जी, मैं आपको एकदम मैं एक्चुअली क्या है, अभी मैं इतना घुमा के बोल रहा हूँ ना सर, क्योंकि आप CEO हज हाउस के, इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी मैं एकदम डायरेक्ट आपको बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि एलिजिबिलिटी जो है इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं किया, ठीक है, ये बात स्पष्ट है? ठीक है। जो बच्चा एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पास नहीं करता उसको यहाँ पर कोचिंग क्लास कैसे दी गई है, वो एग्ज़ाम्स में कैसे बैठा, वो उसके आई कार्ड कैसे बने, वो वाइवा में कैसे जा रहा है? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए जिनके समय ये चीज़ें हुई। सर ये तो चलो ठीक है, आप CEO साहब हैं, आपने मुझे बिठाया, आपने पानी पिलाया, इन सबको पिलाया, चाय पिलाया, आप बहुत अच्छे, उन्होंने एक मदद कर दी कि भाई चलो आओ आप यहाँ पर आके आप एग्ज़ाम दो, यहाँ पे कोचिंग ले लो। मगर जो एलिजिबल ही नहीं है वो कैसे एग्ज़ाम्स के लिए अटैम्प्ट करेंगे? क्या इन लोगों ने अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम में जिनको आपने निकाले? ये सवाल बहुत ज़रूरी है सर। उनमें से जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया था, इसमें से कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया, बट मेंस कोई नहीं दिया। और जिन लोगों ने मेंस दिया वो सारे बच्चे हमारे साथ 16 तारीख तक थे, यहाँ पे ही थे, और उसके बाद ये यहाँ से गए। जी सर, आप जैसे अभी इन लोग आए थे सकाल मुस्लिम यूथ का, इन्होंने कहा था कि इनको औरंगाबाद और नागपुर हज हाउस में भी आप जैसी कोचिंग क्लासेस खोलें, तो आप जो है क्या इसके बारे में ये डिमांड बहुत वाजिब है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखें हर बच्चे की पहुंच मुंबई तक नहीं होती या बड़े शहरों तक नहीं होती, तो ऐसे में अगर आपके रीजनल सेंटर्स बनते हैं तो बेहतर चीज़ होती है। अच्छा, नागपुर में हमारा हज हाउस है और औरंगाबाद में भी बन रहा है। अच्छा, स्टेट ये जो हज हाउसेज होते हैं वो स्टेट की बॉडीज़ होती हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेट के पास होता है, इनके मंत्री होते हैं, इनके CEO होते हैं, तो इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है ये इनका अपना डिस्कशन है, उसमें हमारा कोई बहुत इंटरवेन नहीं होता। ये अगर वो हमसे कुछ गाइडलाइंस चाहते हैं या कुछ होता है तो वो हम उनको एक
एडवाइजरी हेल्प कर सकते हैं, बट हम फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव वे में उनमें कभी इंटरवेन नहीं करते, क्योंकि है वो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। सर आपने भी इनसे मीटिंग की, हम यहाँ मौजूद थे, आपने कहा था कि आपने हायर अथॉरिटी को सीट्स बढ़ाने के लिए अपील की, उसके बारे में जरा बताएंगे। उसके लिए ये है कि अभी बहुत सारे हमारे पास ज्ञापन आए, बहुत सारे NGOs और बहुत सारे लोग आए। इसके साथ साथ कुछ सांसदों ने मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी और विधायक और मंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी, हमारे पास भी उसकी कॉपीज़ आई। तो उनकी डिमांड ये थी कि यहाँ पे साहब ये जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, मतलब 100 से 200 की जाए। तो उस 200 की डिमांड को हमने फिर मंत्रालय को सूचना ना आपने पुट किया है। आप चाह रहे हो कि जितने भी आए वो सब लीगल आए और प्रोसेस के थ्रू आए। एग्जैक्टली, मेरा मोटिव यही है कि जो भी बच्चे यहाँ पे आएँ वो एज़ पर ड्यू नॉर्म्स आएँ। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर सपोज़ मैं ड्यू नॉर्म से नहीं आया, मैं आपके यहाँ पे एडमिशन ले लिया सर किसी के थ्रू, मैं एग्ज़ाम दे दिया, मैं वाइवा में पास हो गया, फिर ऐसे चांसेस है कि मैं ड्यू प्रोसेस से नहीं आया तो मुझे फेल किया जाए, ऐसे चांसेस होते हैं? सपोज मैं एकदम आगे चले गया, चलते गया यहाँ फेल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वाइवा एग्जाम्स वगैरह में, या भाई जो भी बच्चा अगर एंट्रेंस पास करके आ रहा है उसको हम फेल कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एंट्रेंस दिया, आप नागपुर में रहते हैं, आपने एंट्रेंस दिया, आपने क्वालिफाई किया, फिर आपको यहाँ वाइवा के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और आपको एसी राइटिंग के लिए बुलाया गया, आपने दोनों पास किया, आप सेलेक्ट हो गए, फिर आपको फेल कौन करे? फिर बाद में पता चलता है कि ये बच्चा जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, सपोज मैं आया, एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, आपने सब कर दिया, बाद में कोई ने आके ये किया कि भाई ये बच्चा जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, और तो वो ऐसे चांसेस, बिकॉज क्योंकि मैं ये आपके थ्रू ये क्लियर कराना चाह रहा हूँ, आप भी IRAS के थ्रू आए हो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करे, वो बराबर हिस्सा है, ये तरह आप उनकी रोशनी बच्चों को डालिए ना। हमारा काम ही ये इंश्योर करना है कि जो भी बच्चा आए वो ड्यू प्रोसेस से आए। ये संभव नहीं है कि कोई बच्चा बिना एग्जाम के या बिना एंट्रेंस के यहाँ आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता ना सर। आप ही कह रहे हो कि आए हुए हैं भाई, वो आए थे, चले गए हैं, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। अगर किसी ने गलत किया तो ठीक है, कुछ गलत हो जाता है। इनके तो 2-3 साल बर्बाद हो गए ना। किसके बर्बाद? ये जो निकले हुए और जो अभी नहीं दे सकते, जिन्होंने आया, आप इस तरीके से देखिए कि उनके बर्बाद नहीं हुए हैं। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जो एलिजिबल ही नहीं है, वो कोचिंग कर रहे हैं, वो कोचिंग ले रहे हैं। वो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, आपको ये पूछना चाहिए ये कैसे हुआ था। अब ये कैसे हुआ था, दैट वाज रॉन्ग, इफ समथिंग वाज रॉन्ग। हम चाह रहे हैं सर आपके थ्रू लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट को एजुकेट करें कि ये प्रोसेस जो है सही नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपील करता हूँ बच्चों से या उनसे कि आप हमारा जो हर साल एंट्रेंस होता है उसको, उस एंट्रेंस को दीजिए, उसे पास करिए और फिर UPSC की जो भी हम सहूलियात यहाँ पे आपको फराहम करते हैं उसे लीजिए, काबिल बनिए और आगे बढ़िए, देश की सेवा करिए और लोगों को मौका दीजिए कि और भी आपके भाई बहन इस फोरम का, इस इदारे का, इसकी सहूलियत का फ़ायदा उठा पाएँ और अपने देश का, अपने कौम के लोगों की खिदमत कर पाएँ। हम ये चाहते हैं जी। तो ये थे याकूब शेखा साहब, जो हाल ही में हज हाउस के CEO साहब बने हुए। मसला था कुछ, इन्होंने क्लियरेंस की, हमने आपको बताया क्या था। अब सवाल ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई शेखा साहब ने जो है, याकूब शेखा साहब ने आते ही साथ जो है मुस्लिमों की UPS ऑफिसर जो बनने की जो ये जो कोचिंग क्लास थी उस पर वो लगाया, रोक लगाई और 200 से जो भी XYZ अमाउंट था 200 से 100 कर दिया। मैथ्स का रेट बढ़ाया उन्होंने, जो सब्सिडी थी उसके बारे में बात की, जो पुराने स्टूडेंट थे उनको निकालने की बात। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के दिमाग में यही आता है कि जो नए CEO साहब हैं वो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम UPS रोकने की, जैसे आपको देश का माहौल मालूम है, BJP गवर्नमेंट है, क्या हो रहा है हर जगह, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर CEO की भी अपॉइंटमेंट जो है वो उन्हीं के थ्रू होती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आता है, अब जनता इसमें फ़ैसला करे कि जो याकूब शेखा साहब ने जो बताया कि अगर ये आपको UPSC करना है तो एक ड्यू प्रोसेस से आइए, क्योंकि आप ये एक वाइड जॉब है और एक बड़ी पोस्ट की जॉब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के। थैंक यू वेरी मच सर।